साथियों नमस्कार। एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम गत वीडियो में शिक्षा शास्त्र पर बात कर रहे थे और उस समय हमने मूल्यों का जिक्र किया था। उस समय उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ मूल्य की संकल्पना पर बात की थी। आज हम वहीं से मूल्य के जो मूल कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे। तो पहले हम एक कविता से अपनी बात शुरू करेंगे। आप अपना फोकस कविता पर कीजिए और उसके माध्यम से हम इस मूल्य संप्रत्यय को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक अलीगढ़ के कवि हैं रमेश रंजक। उनकी पुस्तक है किरण के पांव और उसमें एक गीत है वक्तव्य शीर्षक से। उसका एक अंश आपके यहाँ सामने उद्धृत है और आप इस उद्धृत अंश को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हर स्वस्थ गीत का आसमन किया मैंने, बेदाग कलम को नमन किया मैंने, परवाह न की उन महामंतों की जो सिर्फ ओढ़ते चादर संतों की। यायावर हूं लेकिन पंथ का अज रहा नहीं हूं मैं गीतकार का आसन हूं कहा नहीं हूं मैं। यहां कवि अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं। इसमें कविता में 2-3 अंतरे और है। मैंने बात को आपके समक्ष रखने के लिए एक अंतरे का यहाँ इस्तेमाल किया है। तो इसमें कवि 5 बातें अपने बारे में कह रहे हैं। अब ये कौन कौन सी 5 बातें हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कि हर स्वस्थ गीत का आसमन किया मैंने। आसमन कहते हैं जैसे हम मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणा में यूं लेते हैं उसको, जो एक हमारी हथेली में आ जाता है और उसको हम पान करते हैं, उसको पीते हैं, उसको आसमन कहते हैं। तो कवि यहाँ कहता है हर स्वस्थ गीत का आसमन किया मैंने। कि इस दुनिया में जो भी एक लोक कल्याण के गीत हैं, जो सद्भाव के गीत हैं, जो सद्भाव के सृजन हैं, कवि ने उनको हमेशा अपने जीवन में उतारा है, उनका हमेशा सम्मान किया है, उनको सराहा है। एक बात ये है स्वस्थ गीत। तो ये 5 बातें हैं, उसमें से एक बात है स्वस्थ गीत का आचरण। इस मतलब समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है कि कवि ने जो लोक कल्याण का सृजन है उनको सदैव प्रणाम किया है और उनको सदैव सराहा है। दूसरी बात, परवाह न की उन महामंतों की जो सिर्फ ओढ़ते चादर संतों की। दुनिया में जो बगुला भगत है, बगुला भगत का मतलब होता है जो बाहर से बगुले दिखे परंतु अंदर में उनमें भाव, बाहर तो सफेद दिखे परंतु उनके भीतर कालापन का भाव छिपा हो, तो वो उसको कह सकते हैं दो मुंहे बात या दोगले आदमी। दोगले का मतलब जिनके बाहर कुछ और भीतर कुछ। तो कवि ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं या उनसे उनको कोई परवाह नहीं करते, जो क्या करते हैं सिर्फ ओढ़ते चादर संतों की। तो केवल संत कैसे हैं कि संत नाम की केवल चादर ओढ़ रखी है, भीतर से वो वही कुटिलता, वही पाप का भाव, वही दूसरे को कष्ट देने का भाव, वही ईर्ष्या का भाव, वो सब छुपे हुए हैं। तो बाहर केवल उन्होंने ओढ़ते चादर संतों की बिंब बनाया है कि केवल बाहर से वो संत दिखने का उपक्रम करते हैं। तो ऐसे लोगों के जो पाखंडी लोग हैं उनसे कवि को कोई परवाह नहीं है, पाखंडी की परवाह नहीं। तीसरी बात है कि यायावर हूं लेकिन, बीच में एक बात छोड़ दी हमने, बेदाग कलम को नमन किया मैंने। कवि कहते हैं कि जो कलम निडर रही, जो बेदाग रही, जिन्होंने कोई किसी के बहकाव में आकर के, किसी के पूर्वाग्रह में आकर के कोई बात नहीं लिखी, बल्कि वो लिखा जो उसे सच लगा, जो उसकी अनुभूति के अनुसार ठीक लगा, वह बात लिखी। तो कवि ऐसे कलम को
हमेशा प्रणाम करते हैं। तो ये दूसरी बात ये हुई, बेदाग कलम को प्रणाम, बेदाग कलम को कवि का नमन है, प्रणाम है। और तीसरी बात जो हमने पहले जिक्र कर ली, पाखंडे की परवाह नहीं की। तो हम बात कर रहे थे कि यायावर हूं लेकिन पंथ का अजदाहा नहीं हूं मैं। अजदाहा कहते हैं अजगर को, और अजगर आलसी के प्रतीक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो मलुकदास की एक कविता है कि अजगर करे न चाकरी और पंथी करे न काम, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यहां कवि कहते हैं कि मैं यायावर हूं, घुमक्कड़ हूं, इधर उधर भ्रमण करता रहता हूं, लेकिन पंथ का अजदाहा नहीं हूं मैं, परंतु रास्ते का वो एक रुख रोकने वाला, एक स्थिर या एक आलसी या निकम्मा नहीं हूं, मैं लगातार क्रियाशील हूं। तो यहां क्रियाशीलता और अनवरता दोनों की बात कवि कह रहा है कि लगातार मैं चलता रहता हूं और क्रियाशील रहता हूं। घूमता जरूर हूं, परंतु बेमतलब नहीं घूमता, मेरे घूमने में भी उद्देश्य होता है। मैं रास्ते का एक अजगर नहीं हूं। पांचवी बात, मैं गीतकार का आसन हूं, कहा नहीं हूं मैं। कवि यहां बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि मैं गीतकार हूं, और गीतकार का आसन हूं का मतलब मेरे गीतों में एक स्थायी भाव है, एक स्थिरता का भाव है, एक गंभीरता का भाव है। कहा नहीं हूं मैं केवल हंसी ठिठोली नहीं करता। मैं ऐसे गीत गाता हूं जो लोगों में चेतना जगाते हैं, जो लोगों में नया उत्साह जगाते हैं, जो लोगों में के कल्याण का काम करते हैं। केवल हंसी ठिठोली करना, एक बातों का जखीरा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मतलब यहां कवि कहते हैं मेरे गीतों में गंभीरता है, लोक कल्याण का भाव है, लोक मंगल का भाव है, और लोगों को प्रेरित करने का भाव है। तो अब हम बात करते हैं कि जो रमेश रंजन की कविता है, उन्होंने ये 5 बातें अपने बारे में कही है कि मैं ये सोचता हूं, ये मेरी इच्छाएं हैं। अब इन इच्छाओं को हम तो शिक्षा शास्त्र में क्या कहेंगे? केवल इच्छाएं हैं, या इन्हें कुछ और नाम दिया जा सकता है, मनसा, इच्छा, या इसके अलावा कुछ और? तो आपने देखा होगा कि जो सारी इच्छाएं हैं ये वैयक्तिक इच्छाएं हैं। क्या है? वैयक्तिक इच्छाएं, एक व्यक्ति की इच्छा है, परंतु इन सब इच्छाओं में एक भाव है। क्या भाव है? ये भाव जो है वो लोक कल्याण का भाव है। जो भाव है वो महत्व देने का भाव है। वो भाव एक जो समाज को दिशा देने का भाव है। उसमें सहजता है, स्पष्टता है, विवेक है, उत्साह है, इसमें लोक मंगल का भाव है। तो ये जो लोक मंगल का भाव है मुख्य, ये जब एक इच्छा में शामिल हो जाता है तब हम उसको कहते हैं मूल्य। मूल्य में 3 बातों का होना जरूरी है: इच्छा, विवेक और उसकी क्रियाविधि। 3 बातों का गौर करना कि इच्छा 1 नंबर, विवेक 2 नंबर और 3 नंबर क्रियाविधि। अब कवि ने यहां जब शुरुआत की तो ये इच्छा है। अब विवेक के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि ये इच्छाएं, सारी इच्छाएं त्याज्य है या ग्राह्य है। अगर ग्राह्य है तो फिर क्यों है? तो क्यों का जवाब हमारा कौन देता है? विवेक देता है। तो विवेक हमेशा
बुद्धि की वो शक्ति होती है जो नील और क्षीर का निर्णय करती है। हंस के बारे में कहा जाता है कि हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो वैसे ही सही और गलत का फैसला करने का जो बौद्धिक भाव होता है उसे हम विवेक कहते हैं। तो तीनों, अब इच्छा, फिर इच्छा को चेक करना, ठीक या ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है, इन सब का निर्णय करने के बाद में उसको आचरण में उतारना मूल्य कहलाता है। जब तक मनुष्य के व्यवहार में वह नहीं उतरता है तब तक वह मूल्य नहीं कहलाता है। जैसे एक बच्चे ने सबक सीखा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, और वो जैसे घर जाता है और उसकी मम्मी पूछती है कि बेटे आज मैडम ने होमवर्क दिया क्या, और अगर होमवर्क दिया है फिर भी वो घर जाके कहता है मैडम ने मुझे होमवर्क नहीं दिया, तो वह अभी तक मूल्य की श्रेणी में नहीं आता। केवल उसने वो एक बात सुनी, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। तो जब तक हमारे आचार में, व्यवहार में वो चरित्र का अंग नहीं बन जाता तब तक हम उसको मूल्य नहीं कहते। मूल्य एक तरह से हमारे प्राण है। आपने हमारे राजस्थान में एक दोहा चलन में है कि एक मरियो जण यूं लग्यो जण कट गयो गामरो पाप, और एक मरियो जण यूं लग्यो जण मर गयो सागी बाप। तो अब वहां एक व्यक्ति का जो मरना है वो इतना दुखद हुआ जैसे खुद का पिता मर गया हो, और एक व्यक्ति का मरना इतना सुखद है, इतना आनंदकारक कार्य है। हालांकि किसी की मौत से आनंद नहीं आना चाहिए, बाकी वहां लाक्षणिक अर्थ है। तो वो क्यों उसने जो जीवन जिया वो मूल्यहीनता का जीवन जिया, और एक ने जीवन जिया वो मूल्य के साथ जीवन जिया। तो मूल्य एक तरह से इस धरती पर जीने का, उसके महत्व का, उसके रहने का प्राण तत्व है। तो अब ये तीनों बातें जरूरी है। मूल्य जहां पर भी आपको लगे ये मूल्य है या नहीं है, तब हमें इन तीनों तराजुओं पर उसको तोड़ना चाहिए कि मनुष्य की इच्छा, मनुष्य का विवेक और मनुष्य की क्रियान्विति, इन तीनों स्तर पर जांच परख होने के बाद भी मूल्य का निर्माण किया जाता है। अभी हमने ये जो कवि की जो मंशा है उसको हम इसलिए मूल्य कह सकते हैं क्योंकि कवि इनको व्यवहार में उतारने की इच्छा रखता है, और ये जो मूल्य हैं ये एक तरह से लोक मांगलिक मूल्य है। केवल व्यक्ति की इच्छा नहीं है, इसमें लोक मांगल्य का भाव है। ये जो विवेक है, ये विवेक यही काम करता है, वो बताता है ठीक और बेठीक। अब हम थोड़ा सा इस मूल्य के शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। मूल्य ये अंग्रेजी का शब्द है, एक वैल्यू, और अंग्रेजी का शब्द जो वैल्यू है उसको मूल्य कहते हैं। और वैल्यू शब्द जो है वो अंग्रेजी लैटिन भाषा का वैल्यूअर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ये कीमत, दाम, महत्व। और जो हिंदी में शब्द है वो मूल्य, ये मूल शब्द के साथ यथ प्रत्यय लगा हुआ है। मूल का अर्थ होता है जड़, मुख्य, आधार, नींव, और यथ का मतलब होता है योग्य। तो जो आधार योग्य है, जो महत्व योग्य है, जो वरेण्य है, जो वरीयता देने योग्य है, इन सब को हम कहते हैं मूल्य। तो वहां भी इसका अर्थ यही हुआ, सार, कीमत, दाम। आपने देखा होगा कि जो अर्थशास्त्र है उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। जो प्राइस हमेशा वो होती है कि उसकी जो उसको चीज को, जैसे एक बिस्किट का डिब्बा है, उसको बनाने में कितना पैसा लगा,
उसके विज्ञापन में कितना पैसा लगा, उसके वहां तक पहुंचने में कितना पैसा लगा, वो सब मिलकर के उसकी प्राइस है। परंतु वैल्यू क्या है? वैल्यू उसका मुख्य भाव है कि बिस्कुट खाने से मनुष्य की भूख शांत होती है, वो उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू, प्राइस हमेशा बदलती रहती है, प्राइस और वैल्यू हमेशा स्थिर रहती है। तो वैल्यू का जो मूल अर्थ होता है वो है सार, उसका महत्व, उसकी कीमत, मूल कीमत। तो हमेशा जब मूल्य की बात की जाती है तब उसमें ये 3-4 शब्द अपने आप आ जाते हैं। महत्व, उसकी वरीयता, उसका सार, उसको तवज्जो देना, उसको इंपॉर्टेंस देना, ये सब मूल्य में शामिल होते हैं। चाहे अंग्रेजी का मूल्य शब्द ले लो और चाहे हिंदी का शब्द ले लो। अब इसमें ये वैल्यू जो शब्द है वो अंग्रेजी की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज होता है और क्रिया में भी यूज होता है। जैसे मैं उससे ज्यादा उसको वैल्यू देता हूं, तो वहां क्रिया अर्थ में भी वही महत्व देना, वही महत्व वरीयता देना, वही उसको ज्यादा तवज्जो देना, वही अर्थ काम होता है। तो इसमें मूल्य का अर्थ वही होता है कि जो हम जीवन जो जीते हैं उसमें हम जो जीवन को मांगलिक बनाए, जो लोगों के भला का काम करे, उन कंसेप्ट को, उन भावों को, उन विचारों को जब हम जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और उतार लेते हैं तो हम उन्हें मूल्य कहते हैं। मूल्य क्या है कि ये कंसेप्ट सुनने में थोड़ा सा आसान सा लगता है, परंतु जब हम इस पर बात करते हैं या हमें कागज कलम लेकर उस पर लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा जरा मुश्किल होता है। तो हम ठीक से इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि मूल्य जब भी आता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमें किसी को महत्व देना है, किसी को वरीयता देनी है, किसी को तवज्जो देना है, और उसमें 3 बातें जरूरी है जो मैं पहले भी कर चुका हूं। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं जो विदेशी विद्वानों ने दी है उन पर बात कर लेते हैं। एक है ये आलपोर्ट, बात वही है जो हमने की है, उन्हीं को इन विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है कि मूल्य एक विचार है, थॉट है, जिस पर व्यक्ति वरीयता से काम करता है। वरीयता का मतलब होता है उसको ज्यादा महत्व देना। जैसे मान लो आज हम आपको अपने ऑफिस में कोई काम जाता है और अब वो पहले फाइल उसके पास आई है, वो पहले काम करेगा और दोबारा आई है तो बाद में आई तो उसका काम दोबारा करेगा। ये उसका मूल्य है कि वो जो अपने काम में एक अपने उसने मूल्य बनाया है कि वो जो पहले आया उसका काम पहले करेगा। अब बाद में आया उसको वो कोई 100-200 रुपये देकर के पहले कर देता है, इसका मतलब वह मूल्य को उसने अपनाया नहीं है। तो जिस व्यक्ति वरीयता से कार्य करता है, हर काम व्यक्ति करता है, जैसे दुकान करता हो, चाहे पढ़ाई करता हो, चाहे टीचिंग करता हो, चाहे डॉक्टरी का पैसा करता हो, वह सब उसमें मूल्य होते हैं। और वहां पर व्यक्ति काम करते समय इसको ध्यान में रखता है, उसको कहते हैं मूल्य। ऐसी एक दूसरी परिभाषा है जो जेम्स पी सेवर तथा विलियम स्ट्रॉन्ग ने दी है कि मूल्य महत्व के बारे में निर्णय के मानदंड व नियम है। ये पैरामीटर्स है किसके बारे में? महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, जिनसे हम चीजों को, जैसे लोग ठीक है नहीं ठीक है, ये मूल्य से मानदंड तय किए जाते हैं। ये वस्तु ठीक है नहीं ठीक है, उसके मूल्य से पता चलता है। विचार, ये थॉट, इस थॉट से दुनिया में भलाई होगी बुराई होगी, इससे पता चलता है। ये क्रिया ठीक है नहीं ठीक है, या ये परिस्थितियां, इन सब को जब मान और जो पैरामीटर्स बने हुए हैं उनसे अच्छा, ये ठीक है नहीं ठीक है, ये महत्वपूर्ण है या वांछनीय में चाहा गया है, होने अथवा खराब या महत्वहीन में तिरस्कृत करने के बारे में निर्णय करते हैं। मूल्य क्या है? इन चीजों का निर्णय किया जाता है कि ये तिरस्कार करने योग्य है या ग्रहण करने योग्य है, या महत्वहीन है या महत्वपूर्ण है। इन सब को निर्णय करने के बारे में मूल्य विचार करता है। ये जेम्स पी सेवर तथा विलियम स्ट्रॉन्ग ने कहा है। एक तीसरी परिभाषा सीवी गुड की है। उन्होंने क्या कहा है कि मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है।
चारित्रिक विशेषता मतलब कैरेक्टर की विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। सौंदर्य बोध में सब कला आ जाती है, सामाजिक जो सोसाइटी है, साइकोलॉजिकल। लगभग सभी विचार मूल्यों के अभिष्ट चरित्र को स्वीकार करते हैं। कोई भी थॉट आता है, चाहे वेस्टर्न थॉट है चाहे इंडियन थॉट है, उन सब थॉट का जो मोटो होता है वो मूल्य होता है। मूल्य के आधार पर ही किसी विचार का निर्माण किया जाता है। ये सीवी गुडने का है। हमारे जो भारतीय पुराने शास्त्र हैं उसमें जो मूल्य के लिए शील शब्द का प्रयोग किया गया है। शील, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा सुशीला, दुशीला, सुशासन, दुशासन, तो वहां पर सब जगह शील शब्द मुख्य है। शील का मतलब होता है आचरण। तो जो चरित्र जिसका अच्छा है उसके लिए कि जैसे सुशील कन्या है, तो इस प्रकार ये जो शील शब्द मूल्य के करीब है। हालांकि उस प्रकार मूल्य का कंसेप्ट शील के अर्थ में समाहित नहीं है, परंतु चारित्रिक विशेषता के रूप में शील शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब मूल्य की बात की जाती है उसमें उस समय कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमने जो शिक्षा की बात की है वो शिक्षा तभी संपन्न मानी जाती है जब मनुष्य का चारित्रिक विकास हो जाता है। विवेकानंद जी ने अपने भाषणों में कई बार कहा है कि शिक्षा मात्र 2 और 2 4 सीखना नहीं है। शिक्षा का मतलब व्यक्ति होता है कि वो पशु और उसमें भिन्नता आ जाए, उसका नैतिक उत्थान हो जाए, उसका चारित्रिक विकास हो जाए, तभी हम उसको शिक्षा कह सकते हैं। एक तरह से मूल्य व्यापक रूप में शिक्षा के पर्याय अर्थ में काम आता है। तो चरित्र का जो मूल आधार होता है वह है मूल्य। शील शब्द में यही मूल्य और यही चरित्र का भाव समाहित है। तो अब इसका निर्धारण कैसे होता है, मूल्य किस प्रकार, उसकी मूल्य किस प्रकार तय किए जाते हैं, मूल्य की क्या प्रक्रिया होती है। तो इसमें एक 1966 में ये रथ हार्मन और साइमन का एक स्टेटमेंट आया था। उसमें 7 स्टेप्स बताए थे कि कोई भी जो इच्छा है जब इन 7 स्टेप्स से होकर गुजरती है तब हम उसको कह सकते हैं कि वह मूल्य की संज्ञा के रूप में जानी जा सकती है। तो हम जब अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होंगे तो वहां से हम अपनी बात शुरू करेंगे, जिसमें आपको चरणबद्ध तरीके से मूल्य की निर्धारण प्रक्रिया को बताया जाएगा। और तब तक के लिए आप को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरे वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।